चास और चंदन क्यारी के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में निहायत ही गरीब लोग रहते हैं। किसी भी प्रकार की बीमारी में उनका एक ही आसरा है सरकारी अस्पताल। लोगों से पूछा कि भाई आप लोग सरकारी अस्पताल का फैसिलिटीज़ का फ़ायदा क्यों नहीं ले रहे? वहाँ डॉक्टर्स का कहना है कि यहाँ मेडिसिन नहीं है, और सैया का कहना है कि बेहतर डॉक्टर आपको यहाँ पे कॉपरेट नहीं करेंगे, तो आप चलिए कहीं मैं और चलती हूँ और वहाँ आपका इलाज होगा। और वही लोग मुझे लेकर यहाँ आए हैं और यहाँ इतना बिल बन गया। इस पूरे सिस्टम को, स्वास्थ्य विभाग के और प्राइवेट हॉस्पिटल की मिलीभगत के सिस्टम को तो मैं ख़त्म करूँगा ही करूँगा। जब सरकारी अस्पताल जा रहे हैं और वहाँ अगर आपको इस तरह से कोई दिग्भ्रमित करने का प्रयास करे, आप किसी के भी द्वारा सिर्फ मुझे सूचित करें। ये हमेशा गरीबों के दुख दर्द को अपना दर्द समझा है, और जिस तरह का सैया और ये प्राइवेट हॉस्पिटल के मालिक उनको क्लोज में लेकर सारी सुविधा सरकारी हॉस्पिटल में होने के बावजूद भी पेशेंट को अपने हॉस्पिटल लाके उस इंसान को मजबूर करते हैं, बैल जमीन बेचने पर मजबूर करते हैं और मोटी रकम वसूलते हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ कि सैया 20 से 35% कमीशन पे तो काम नहीं कर रही होगी, और भी अधिकारी डॉक्टर्स मिले हुए हैं। तो सभी डॉक्टर्स और सभी सैया को मैं आपके माध्यम से ये चेतावनी दे रहा हूँ, सुधर जाए। सभी सुनने वाले को मैं सूचना दे रहा हूँ। मैं स्पष्टवादी हूँ और स्पष्ट कर रहा हूँ, चाहे प्राइवेट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष किन्हीं से मिल लें, अगर वो गलत है तो उन्हें उनकी गलती की सज़ा भुगतने के लिए तैयार रहना। टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। और मैं गांव में रहता हूं और मेरा शहर चास है, और चास की स्थिति आज बद से बदतर है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक मच्छर का आप लोग नाम सुने हैं, डेंगू मच्छर, और चास में डेंगू बुखार चरम पर है। और डेंगू बुखार होता कैसे है मैं बता दूं कि डेंगू बुखार एक निडर मच्छर, जिनको एडिजे एजिप्ट संक्रामित मादा मच्छर के काटने से ये बुखार होता है। ये हड्डी तोड़ बुखार है, और इसका अगर इलाज हम सही समय पर नहीं करेंगे तो ये बुखार जो है कि हमारे जिगर को, अस्थि मज्जा को प्रभावित कर देता है। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि ये मच्छर उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय में पाया जाता है। लेकिन ये मच्छर आखिर चास में क्यों आई और किस लिए आई? आज चास की स्थिति अगर देखी जाए, यहाँ की स्वास्थ्य की स्थिति को देखी जाए, तो आज 181वें नंबर पर आ गया है। और इसको लेकर निवर्तमान जो हमारे महापौर जी हैं वो और हमारे नगर आयुक्त अनिल सिंह के बीच में तीखी भक्षक सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा है। और मेरे साथ में महावीर सिंह चौधरी जी, जो चास प्रखंड के विश्व सूत्रीय अध्यक्ष जी हैं, ये भी अपनी बात बड़ी सटीक तरीके से रखते हैं। आप मुझे बताइए कि जो महापौर जी हैं भोलू पासवान जी, उनके द्वारा जो आरोप यहाँ के नगर आयुक्त को लगाया जा रहा है, ये कहाँ तक जायज़ है कि सारी जिम्मेवारी नगर आयुक्त की है, दिसंबर में वो रिटायर हो जाएंगे, नौकरी बचानी है। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि करोड़ों का गबन कर रहे हैं, इतना लाखों लाख रुपया जो है कि सफाई के नाम पर खर्च हो रहा है, लेकिन सफाई नदारत है। मैं भी देखा, मैं कल की परसों गया था अंसारी मोहल्ला, वहाँ की स्थिति तो देखने लायक नहीं थी कि उसको हम देख सकते हैं सामने में जाके, इस तरह बदहाली है। और बाकी शहरों में भी जो है कि स्थिति बहुत ख़राब है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर कब तक चलेगा? आप क्या सोचते हैं? आप भी एक समाज सेवी हैं, कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, आप भी बड़ी सटीक तरीके से लोगों का कोई भी मामला को आप देखते हैं। और रही बात कि आप एक कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के साथ जिस तरह आप लोगों के दुख दर्द के साथ खड़े होते हैं, ऐसा तो हम आज तक किसी को नहीं देखे। तो इस मामला को आप किस तरह देखते हैं, ये बताइए। धन्यवाद। लोगों के स्वास्थ्य को लेकर मीडिया जागरूक हुआ आज। देखिए, ये जो रैंकिंग का ये जो खेल है जी, आज 181 में है,
कभी 1 नंबर में भी था। जी 2017 में। तो जब 1 नंबर में चास नगर निगम की गिनती हुई थी, सड़कों को चमकाया गया था, जी मोहल्ले वैसे ही थे जैसे आज आप देख के आए हैं। तो इस रैंकिंग को तो आप पहले भूल जाइए। जब से हमारे मेयर निर्वर्तमान हुए, डिप्टी मेयर निर्वर्तमान हुए, जी वार्ड पार्षदगण निर्वर्तमान हुए, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इतने समय में इन लोगों ने कभी भी जन समस्याओं को लेकर अप्रोच किया हो नगर निगम के कार्यालय में। आरोप लगाना बहुत आसान है, आरोप में सत्यता भी है, इससे भी मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। जिस प्रकार से इस वक्त अधिकारियों को, सारे कर्मचारियों को एक्टिव होना चाहिए था इस बीमारी से लड़ने के लिए, साफ सफाई को लेकर, वो नहीं है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? सारे वार्ड पार्षद कहाँ गए जिनको लोगों ने चुना था? डिप्टी मेयर कहाँ है? मेयर की आज नींद खुली है क्योंकि अब नगर निगम चुनाव का लेकर उनको कोई सूचना मिला होगा। बहुत जल्द नगर निगम चुनाव होने वाला है। तो आप जनप्रतिनिधि सिर्फ चुनावों के लिए मत बनिए। जनप्रतिनिधि का मतलब होता है आप पावर में रहो या ना रहो, जनता की आवाज़ उठाने की जिम्मेदारी आपको है। खैर देर आयत दुरुस्त आयत, हम लोगों के यहाँ एक कहावत है। आज 2 महीने डेंगू की मार से लोग परेशान थे, 2 महीने के बाद अगर उनके लिए आवाज़ हमारे भोलू पासवान जी ने उठाया है तो स्वागत योग्य है। और मैं उम्मीद करूंगा कि अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए ना सिर्फ वो बल्कि जितने भी चास नगर के नगर निगम के चुने हुए प्रतिनिधि थे, सभी मिलकर इस समस्या से लड़े। डेंगू एक निडर मच्छर है। मैं डर से जूता मोजा पहन के आया हूँ और हाथ को मैं बार बार देख रहा हूँ कि कहीं कोई मच्छर बैठ ना जाए, क्योंकि डेंगू अक्सर दिन में काटता है भाई लोग, याद रखिएगा। और एक बात हमको बताइए कि ये जो बोकारो में प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल की मिली भगत जो देखी जा रही है, इसमें जो है कि प्राइवेट हॉस्पिटल के जो अध्यक्ष हैं और हमारे बोकारो जिला के पूर्व प्रत्याशी श्वेता सिंह जी, ये दोनों जो है कि स्वास्थ्य मंत्री से मिलते हैं, लंच करते हैं, आप लोग एक तरफ शिकायत भी करते हैं। तो इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि जो मुद्दा आपने अभी कहा, आम जनमानस के साथ जुड़ा हुआ ये बात, स्वास्थ्य और शिक्षा। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि चास और चंदन क्यारी के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में निहायत ही गरीब लोग रहते हैं। किसी भी प्रकार की बीमारी में उनका एक ही आसरा है सरकारी अस्पताल। लेकिन कुछ दिनों से मैं ये देख रहा था, मेरे संज्ञान में आया, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स का मैंने दौरा किया। और दौरा भी ऐसे नहीं किया, बल्कि वहाँ जो एडमिट थे उनके अटेंडेंट ने मुझे खबर किया कि बिल इतना ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा आकर देख लीजिए। तो मैंने उन लोगों से पूछा कि भाई आप लोग सरकारी अस्पताल का फैसिलिटीज़ का फ़ायदा क्यों नहीं ले रहे? तो उन्हीं लोगों ने मुझे बताया कि भैया पहले मैं वहाँ गया था, लेकिन वहाँ डॉक्टर्स का कहना है कि यहाँ मेडिसिन्स नहीं है, और सहिया का कहना है कि बेहतर डॉक्टर आपको यहाँ पे कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो आप चलिए कहीं मैं और ले चलती हूँ और वहाँ आपका इलाज होगा। और वही लोग मुझे लेकर यहाँ आए हैं और यहाँ इतना बिल बन गया। तो मेरा ये कहना है, देखिए एक मानवता भी है जी। सुदूर गांव से जो गरीब एक विश्वास के साथ सरकारी अस्पताल आ रहे हैं, और आप लोग स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स और सहिया उन लोगों को दिग्भ्रमित करके प्राइवेट हॉस्पिटल ले जा रही हैं। मानवता के नज़र में भी ये उचित नहीं है। मैंने पिछली 20 सूत्री की बैठक में, प्रखंड 20 सूत्री की बैठक में मैंने इस मुद्दे को रखा था स्वास्थ्य विभाग के सामने, और मैंने कहा है उनको कि इस पर रोक लगाए। और मैं निजी तौर पर भी इस मुद्दे को मैंने अपना निजी मुद्दा माना हुआ है। मैं जब तक इस पद पर हूँ आश्वस्त करूँगा कि इस पूरे सिस्टम को, स्वास्थ्य विभाग के और प्राइवेट हॉस्पिटल की मिलीभगत की सिस्टम को तो मैं ख़त्म करूँगा ही करूँगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आम लोगों से भी आग्रह करूँगा कि आप जब सरकारी अस्पताल जा रहे हैं और वहाँ अगर आपको इस तरह से कोई दिग्भ्रमित करने का प्रयास करे, आप किसी के भी द्वारा सिर्फ मुझे सूचित कर दें। तो चलिए, ये हैं चास प्रखंड, गौर से देख लीजिए आप लोग,
आप लोग जो है कि हमेशा आनाकानी करते हैं। ये चास प्रखंड के 20 सूत्रीय अध्यक्ष हैं और ये हमेशा गरीबों के दुख दर्द को अपना दर्द समझा है। और जिस तरह का सैया और ये प्राइवेट हॉस्पिटल के मालिक उनको क्लोज में लेकर सारी सुविधा सरकारी हॉस्पिटल में होने के बावजूद भी पेशेंट को अपने हॉस्पिटल लाके उस इंसान को मजबूर करते हैं, बैल जमीन बेचने पर मजबूर करते हैं और मोटी रकम वसूलते हैं। ये एक बार चेहरा को गौर से देख लीजिए। ये चास प्रखंड के 20 सूत्रीय अध्यक्ष हैं। मैं इनका नंबर नीचे स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, जरूर एक बार संपर्क कीजिएगा। इस तरह का घिनौना काम करने से पहले उस सैया को आगे और कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं, देखिए, मेरी इस लड़ाई में तो मुझे मीडिया, जो चूँकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप लोगों का सहयोग चाहिए ही। और कई एक ऐसा नहीं है कि मैं इस बात को ऐसे ही बोल रहा हूँ, कई एक प्राइवेट हॉस्पिटल की फुटेज भी है मेरे पास जी। इस संबंध में कि सैया किस तरीके से पेशेंट्स को ला रही हैं। और उसके बाद में और मुझे तो एक जानकारी ये भी प्राप्त हुआ है कि प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन, जिसकी आप अभी बात कर रहे थे, उनकी टीम ने सैयाओं के साथ बैठक किया और पर पेशेंट पर बिलिंग के हिसाब से 20 से 35% का उनका कमीशन फिक्स है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि सैया 20 से 35% कमीशन पे तो काम नहीं कर रही होगी, और भी अधिकारी डॉक्टर्स मिले हुए हैं। तो सभी डॉक्टर्स और सभी सैया को मैं आपके माध्यम से ये चेतावनी दे रहा हूँ, सुधर जाए, वरना सुधार। सभी सुनने वाले को मैं सूचना दे रहा हूँ कि मेरा भी नंबर फेसबुक में है, आप लोग आराम से कॉल करिए और हमें बताइए, हम भैया के पास आपको मिलाएंगे। चलिए। हाँ, बस इस विषय में। और आपने क्या कहा, अभी प्राइवेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ पूर्व प्रत्याशी मंत्री महोदय से मिल रही हैं, तो मैं स्पष्टवादी हूँ और स्पष्ट कह रहा हूँ, चाहे प्राइवेट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष किन्हीं से मिल लें, अगर वो गलत हैं तो उन्हें उनकी गलती की सज़ा भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। अच्छा, एक बात बताइए कि विस्थापितों के घरों को जिस तरह तोड़ा गया, लोग अपने सामान तक नहीं निकाल पाए थे, आज वहाँ की स्थिति 14 दिन होने चला है, जैसी कि तैसी बनी हुई है। आप कुछ सहयोग किए, कुछ और लोगों का नाम आ रहा है कि सहयोग किए जा रहे हैं, लेकिन धनगरी की स्थिति को लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, स्थिति तो निश्चित तौर पे शोचनीय है। और धनगढ़ी के हमारे विस्थापित भाइयों ने बाकायदा न्यायालय को की ओर अप्रोच किया है। उनके घरों को जमींदोज करने से पूर्व ही वो लोग न्यायालय की शरण में गए थे। और जैसी मुझे जानकारी मिली है कि न्यायालय के द्वारा इस विषय में माननीय उपायुक्त महोदय को, माननीय अनुमंडल पदाधिकारी को भी सूचना दिया गया था, और उसके बाद भी ये हड़बड़ी में किया गया ये कार्य। मैं अब भी वही बात बोलूँगा कि वैधानिक था या अवैधानिक, इस विषय पे तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन निश्चित तौर पे माननीय न्यायालय के द्वारा उनके साथ न्याय होगा, इस बात की मुझे उम्मीद है। लेकिन तब तक उनको संबल देने के लिए सभी राजनीतिक दलों को आगे आना होगा और उनके अंदर एक विश्वास जगाना होगा कि ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, इससे हम सभी दुखी हैं और हम सब आपके साथ हैं। मैं राजनीतिक दलों के सभी समस्त नेताओं से, कार्यकर्ताओं से ये आग्रह करूंगा कि हो सकता है किन्हीं कारणों से आप धनगढ़ी ना जा रहे हों, बहुत सारी बातें होती हैं, आप धनगढ़ी ना जाएं, कोई बात नहीं। धनगढ़ी के लोग अपने न्याय को पाने के लिए वहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना दिए हुए हैं। आप जिस चौक से, जिस चौराहे से आप बिलोंग करते हैं, आप उसी चौराहे पे एक दिवसीय धरना उनके समर्थन में भी कर दें, तो राज्य सरकार तक भी ये बात जाएगी। और हेमंत सोरेन जी की सरकार है, अगर प्रॉपर वे में उनके पास इस बात को पहुंचाया जाए तो निश्चित तौर पे धनगढ़ी के हमारे विस्थापित भाई बहनों को न्याय मिलेगा। और अच्छा, एक और बात बता दीजिए कि चास प्रखंड में जब से आप 20 सूत्रीय अध्यक्ष का कुर्सी संभालें, आपने लोगों से अपील भी की है कि बिचौलिया का चक्कर में ना पड़ें, आपको कहीं अगर दिक्कत हो रही तो आप हमसे मिलें। फिर भी बिचौलिया हावी है, फिर भी लोग जो हैं कि अधिकारी से मिल रहे हैं, इसको लेकर क्या बोलिएगा? ये जो भ्रष्टाचार की सीमा है, ये चरम पर
दिखाई पड़ रही है। हाँ, देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि भ्रष्टाचार नहीं है तो इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता है। ये सच्चाई है। भ्रष्टाचार आज की बात नहीं है, वर्षों वर्षों तक सारे सिस्टम में इस प्रकार से घुस चुका है कि उसको न्यूट्रलाइज करना इतना आसान नहीं है। पिछले 8 महीने के कार्यकाल में मैंने काफ़ी प्रयास किया इसको कुछ कम करने का, और अब मुझे वो स्थिति से मैं वाकिफ़ हो रहा हूँ कि कुछ ऐसे तंत्र हैं जो प्रखंड कार्यालय के आसपास में ही प्रज्ञा केंद्र के नाम पर भ्रष्टाचार रूपी बीमारी का व्यवसाय कर रहे हैं। उन लोगों के द्वारा, चूँकि उन लोगों के खिलाफ़ में कुछ रिटर्न शिकायत पदाधिकारी के पास गया, और मुझे यह कहते हुए दुख भी है कि पदाधिकारी ने इस विषय में कोई संज्ञान नहीं लिया। लेकिन मैं बहुत जल्द उपायुक्त महोदय से मिलूंगा और उन संबंधित प्रज्ञा केंद्रों के द्वारा जो ये बिचौलिए की वो जो काम कर रहे हैं उस पर रोक लगाने के लिए उनसे आग्रह करूँगा। जब झारखंड में ये मानसिकता कब से आ गई? क्योंकि आपसे बात हो रही तो मैं पूछ लूँ, महुआटांड़ में एक व्यक्ति को मोहब्बत का जो है कि ये प्रेम प्रसंग बताकर लिंचिंग कर दी जाती है। आप मुझे बताइए और आप लोग भी सुन लीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून को हाथ में लेना ये कहीं जायज नहीं है। और सबसे पहले आज मैं बता दूं कि यहाँ हेमंत की सरकार है और आप इस तरह के जघन्य अपराध को अंजाम देते हैं। मानते हैं कि प्रेम प्रसंग था तो उनको पकड़कर आप पुलिस के हवाले कर दीजिए। देश में संविधान है, कानून है, लेकिन इस तरह के लोग जो मानसिकता पाले हुए हैं कि हम किसी को कहीं पर कभी भी विसर्जन के दौरान में महुआटांड़ की बात है, दुर्गा पूजा विसर्जन की बात है, एक व्यक्ति को मार दिया जाता है। बताइए ये कहाँ तक जायज है और आप क्या कहना चाहते हैं इस मामले में? नहीं, ऐसे किसी भी घटना की तो जितनी भर्त्सना की जाए कम है। 11 लोग गिरफ्तार हुए हैं। देखिए, झारखंड में कहीं भी कोई अपराध हो तो प्रशासन उसको लेकर काफ़ी सक्रिय है कि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और उन्हें उनकी करनी को फल मिलेगा। लेकिन समस्या ये है कि कुछ सामाजिक जागरूकता की भी आवश्यकता है। लोग ऐसा करते हैं और लगातार ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं वो समाज दोषी है। उस समाज की सोच शायद अब भी संकीर्ण हो बहुत सारे मैटर्स में। तो समाज को थोड़ा व्यापक सोचना चाहिए और ऐसी घटनाओं का विरोध तो जिस जगह ये घटना होता है वहाँ के सामाजिक लोगों को ऐसी घटनाओं का विरोध करना चाहिए ताकि फिर से उनके क्षेत्र में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। बिल्कुल, कड़ी से कड़ी सजा नहीं, सजा तो आपको जिस प्रकार से आप अगर गलत कार्य करते हुए पाए गए तो सजा तो हो ना। ये सब गलत प्रवृत्ति लोगों में ना आए, इसके लिए सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है। गुजरात सूरत की बात है, 315 करोड़ नकली नोटों के साथ में 6 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। उस घटना को आप किस नज़रिया से देखते हैं? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अपरिपक्वता का शिकार आज पूरा देश है। नोटबंदी जिस रात उन्होंने घोषणा किया, इकोनॉमिस्ट के अच्छे अच्छे विशेषज्ञों ने इसे बहुत ही गलत फैसला बताया, लेकिन हमारे मोदी जी बहुत ही अच्छे वक्ता हैं। कई एक मंचों से वो बोला करते थे इससे ब्लैक मनी जो है समाप्त हो जाएगा, नकली नोट समाप्त हो जाएगा, आतंकवादियों को फंडिंग बंद हो जाएगा। तो मोदी जी को अब सार्वजनिक मंच पर आकर कहना चाहिए कि उनके ही गृह राज्य में ऐसा कैसे हुआ, कहाँ से आए इतने नकली नोट। कुछ ना कुछ तो जवाबदेही, जब आप प्रधानमंत्री हैं तो देश के प्रति आपकी जवाबदेही है। आप उस वक्त बोला करते थे कि हम चौराहे पे मिलेंगे, चौराहे पे ना मिले मोदी जी, कम से कम सार्वजनिक तौर पर टेलीविज़न के माध्यम से ही आप लोगों से एक बार माफ़ी मांग लें। ये माने कि नोटबंदी आपके सबसे गलत फैसलों में से एक फैसला।